हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब मेंटर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसके पार्ट 4 के बारे में। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या आप वीडियो के ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक अटैच किया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लीजिए, उसका बाद आप पार्ट 4 को देखिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैथ का, तो पहले आप इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, नहीं बने तो आप सॉल्यूशन देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए जिससे आप और चलिए देखते हैं आज एसएससी कांस्टेबल जीडी का पार्ट 4। आज 2018 का क्वेश्चन जो है उसको लिए हैं। और इससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बता दें, जैसे कि आपको अगर इस पर जो भी लिखा जा रहा है उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस जॉब मेंटर्स भाई अभिनंदन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। वहाँ पे आपको बुक्स का पीडीएफ भी मिलता है, वहाँ पे आप जाकर चेकआउट कीजिए तो बुक्स का पीडीएफ भी है, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। इसका ये जो लिखा जा रहा है इसका भी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ है, तो आप वहाँ से जाकर इस चैनल को का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि सेम नाम से है, जॉब मेंटर्स भाई अभिनंदन करके ही आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं और आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि आप इस टेलीग्राम पर चैनल पर जाइएगा, आपको कल हमने 4 बुक अपलोड किया है, 4 बुक्स का पीडीएफ हमने अपलोड किया है, जो कि है 10,000 प्लस क्वेश्चन का बुक है, जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश ये सब है। 10,000 प्लस बुक, एक बुक में 10,000 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यूज है। आप जाकर इस टेलीग्राम चैनल से आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छा पीडीएफ है, वो भी लेटेस्ट है, 2023-24 वाला बुक है, जो पुराना बुक नहीं है, 2023-24 वाला बुक है। तो जो अभी जो न्यू पैटर्न आया है सीजीएल का उसी पर है, तो आप जाकर उसको चेकआउट एक बार जाकर देखिए और आप वहाँ से डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी उसमें टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ डिलीट हो सकता है, तो आप सेव कर लीजिएगा तो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले आप ट्राई कीजिएगा, इसका नहीं बने तो आप सोल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, इन दोनों संख्याओं में अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक तीसरी संख्या है, मतलब एक कोई तीसरी संख्या सी है, वो दूसरी संख्या उससे एक्स प्लस जो दूसरी संख्या है 50% ज़्यादा है और एक 20% ज़्यादा है। क्वेश्चन यही बोला है, तो अब बोला कि इन दोनों संख्याओं में अनुपात का क्या होगा, मतलब इन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए, तो उससे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगा, 20% अधिक पहली संख्या हो जाएगा 120, और दूसरी संख्या 50% अधिक, मतलब कि दूसरी संख्या 150। देखिए तीसरी संख्या को 100 मान लीजिएगा, तो पहली संख्या 20% अधिक है, तो मतलब कि 100 का 20% 120 हो जाएगा, और 50% 150 होगा। तो आपको अनुपात पूछ रहा है, 120 और 150 का अनुपात बोल रहा है। आप काटिए, 3 से कटिएगा तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, मतलब कि 4:5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, मतलब कि 8 ए और बी का अनुपात 8:9 दिया हुआ है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3 और 4 दिया हुआ है, और दूसरी का अनुपात 3 और 4 दिया हुआ है, और पहली और तीसरी का गुणनफल देखें। देखिए पहले तो आपको अनुपात बनाना होगा। अनुपात बनाने का बहुत सारा तरीका है,
लेकिन सबसे अच्छा तरीका हमको लगता है कि जो खाली है उसको भर दीजिए। 9 है, इसके बगल में ये स्पेस खाली है, इसके बगल का नंबर भर दीजिए 9, और यहाँ पे खाली है, इसके बगल का नंबर भर दीजिए 3 और मल्टीप्लाई करिए। अगर तीनों में कॉमन है तो वो काट दीजिए। देखिए 3 इसमें भी कटेगा, यहाँ से भी 3 कटेगा, यहाँ से भी 3 कटेगा, कट गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए, और क्वेश्चन क्या बोला, यह पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, मतलब 8 आर इंटू 12 आर, इसको आर आर मान लीजिए, ये रेशियो है सब। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2400, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400 बटा 8 गुना 12, 12 से कटेगा तो 200, 8 से कटेगा तो इसको 25, यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25, यहाँ से आर इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो पूछा दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है, 9 आर, 9 इंटू आर का वैल्यू दिया है 5, 9 पचे 45। देखिए ये तो बन गया क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे गलती क्या होता है, यहाँ से आ गया 8 आर 9 आर 12, यहाँ पे सब आर आर नहीं लगाएगा, और क्वेश्चन दिया है पहली और तीसरी का गुणनफल, तो यहाँ कर देगा 8 गुना 12 का वैल्यू है दिया 2400, 12 96 का वैल्यू दिया है 2400, यहाँ से आर का वैल्यू निकालेगा, जो कि आर का वैल्यू ही गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है, ये तो रेशियो है, और रेशियो में कोई एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी वो एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे आर आर आपको लगाना होगा, जिससे आपका बाद में मल्टीप्लाई करने पर आपका आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा तो उसके लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो आपका आर का वैल्यू यहाँ 25 आएगा, और यहाँ पे 9 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो आपका यह क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पे आपको आर आर लगाना पड़ेगा तभी आपका आर स्क्वायर आएगा, बाद में अंडर रूट लेना पड़ेगा। आशा करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ए बी है। देखिए मतलब कि क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ए, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका बी। यदि बी ए का 200% है, मतलब कि बी जो है ए का 200% है, मतलब कि ए अगर 100 है तो ए 100 का 200% कितना होगा, 200 होगा। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि अगर सी पी एफ का 100 है, एस पी एफ का 200 है, तो लाभ परसेंट तो प्रॉफिट कितना होगा, मतलब कि कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीद के आप 200 रुपये में बेचिएगा तो लाभ कितना होगा, 100 रुपये का लाभ होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 100 रुपये का लाभ है। लाभ हमेशा सीपी पर देखा जाता है, 100 इंटू 100%, 100 से सब कीजिएगा तो आपका 100% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। टाइम एंड वर्क का ही है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए दो नल अलग अलग किस टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट भरते हैं, मतलब कि मान लीजिए एक ए नल है वो 20 मिनट में इसको भर रहा है, और एक बी नल है उसको 30 मिनट में भर रहा है। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप पाइप एंड सिस्टम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो राकेश यादव बुक पब्लिकेशन है, उसमें टाइम एंड वर्क पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। और 20-30 का एलसीएम का 60 होगा, 20 से डिवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, मतलब कि दोनों नल एक दिन में 5 यूनिट पानी भर सकते हैं। एक दिन में 5 यूनिट भरना कितना है, ये आपका होता है टोटल वर्क भरना है 60 यूनिट, भर रहा है 5 यूनिट, तक टाइम कितना लग जाएगा, मतलब 60 यूनिट आपको भरना है, लेकिन रोज भर रहा है आपका 5 यूनिट, तो मतलब कि टोटल टंकी आपको 12 मिनट में भर जाएगा। 1 मिनट में वो 5 यूनिट भर रहा है और भरना है 60 यूनिट, मतलब कि आपको 12 मिनट लग जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का योगफल किस संख्या से विभाजित होगा, मतलब कि कहना क्या है, 1 से 2 से 3 से यहाँ से 59 + 60 ये किस संख्या से डिविजिबल होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, इस सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। इसे यहाँ से लगाइए n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। n के जगह पर कितना, n के जगह पर जो लास्ट नंबर होता है उसको रखेंगे 60, 60 में 1 जोड़िएगा तो 61 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 30, और 30 इंटू 61। अब देखिए कि किस नंबर से डिवाइड होगा, देखिए 13 से तो डिवाइड नहीं होगा, 59 से भी डिवाइड नहीं होगा, 60 से भी 60 को रखिएगा
तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, 61 2 से तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन 61 को रखिएगा, नीचे 61 रखिएगा, 30 गुना 61 डिवाइड बाई 61, तो 61 से 61 कट जाएगा, मतलब कि पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि आपका आंसर 61 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बार ग्राफ का क्वेश्चन है आपका। ये जो है, ये जो कलर का है वो 2010 का है, और ये ब्लैक जो है 2011 का है। देखिए निम्न बार का अध्ययन कीजिए, उसके बारे में पढ़ना, मतलब इस बार ग्राफ को देखिए और इसके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर। एक पॉलिसिंग कंपनी की 5 संख्या C1, C2, C3, C4 और C5, मतलब जो C1, C2, C3, C4, C5 है, ये दो कमावा 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री, मतलब ये पुस्तक की बिक्री है कि 2010 में C1 कंपनी में 58 पुस्तक 58,000 और 2011 में 68,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2010 में सभी शाखाओं में बिक्री का औसत क्या है, मतलब कि 2010 में तो ये है, मतलब कि इसको 58, 72, 66, 76 और 48 इसका औसत बताने के लिए बोला है। देखिए तो आप क्या कर लीजिए, 58 प्लस 72 प्लस 66 प्लस 76 प्लस 48 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, और सब तो यही निकलता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कीजिए। तो जोड़िए 8 2 10 6 16 16 6 22 22 8 30, हाँ 3 7 4 11 11 6 17 17 7 24 24 5 29 3 32 320 बटा 5 5 30 5 का 20 64 आपका एवरेज आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया बार ग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका दिया हुआ है रेकरिंग का क्वेश्चन है। देखिए रेकरिंग के लिए पहले आपको कुछ 2-3 फॉर्मूला बताते हैं, रेकरिंग का कैसा ये क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देखिए पहला 0.p पर रेकरिंग होगा, इसको बोलते हैं Q बटा P होगा, और इसके जगह पर 1 पर रेकरिंग है तो इसको 9 लिखेंगे। जैसे कि 0.7 पर रेकरिंग हुआ था, इसको लिखेंगे 7 बटा 9। अब देखिए दूसरा है 0.pq पर रेकरिंग। अब q पर रेकरिंग नहीं है, इसको करेंगे pq माइनस, जिसमें रेकरिंग नहीं है p उसको डिवाइड माइनस करेंगे, और एक पर रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे, और 1 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको 0 रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल 0.79 पर रेकरिंग, इसको करेंगे 79 माइनस 7 डिवाइड बाई 90, मतलब 72 बाई 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए तीसरा होता है कि 0 पॉइंट, मतलब देखिए एग्जांपल बताते हैं कि 2.379 और इस पर रेकरिंग है। तो अब करना क्या है, इसको 2 को प्लस में करना है, और 379 में से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है, और जिस पर रेकरिंग है 1 पर रेकरिंग है 1 9 रखना है, और 2 पर रेकरिंग है इसको 0 रखना है, और इसको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी पर कॉन्सेप्ट पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.0345 और इस पर रेकरिंग नहीं है, इसको क्या करेंगे 345 पूरा लिखेंगे, इसमें से रेकरिंग किस पर नहीं है, 3 पर नहीं है, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे, जितना पर रेकरिंग है उसका 9 लिखेंगे, और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो उसको ऊपर 0 रखेंगे। 345 में से 3 गया 342 डिवाइड बाई 9900। अब देखिए इसको काटना है। देखिए तो देखिए ऑप्शन है 19 19 दिया हुआ है, तो इस मतलब कि 19 से कटेगा, 19 से काटिए, 19 से कम 19 और 15 बचेगा, 19 8 18 बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा, तो इसको 19 से काटिए, 19 25 95 4 और ये 550 बार में आपका कटेगा। ये 19 बटा, ये आपका 19 बटा 550 आपका आंसर हो जाएगा।
अब इसको काट लीजिएगा, 19 बटा आपका 550 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जैसे कि देखिए आपको 18 में 999 से 18 पचे 90 हो जाएगा, 9 18 पचे 90 और 0 550 वाला कट गया। देखिए 550 वाला कट गया, मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया एक थैली में 12, 13 और 11 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, मतलब कि कॉइन्स है, पुराना कॉइन्स है। इसके मूल्य 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये है। यदि सिक्कों का कुल क्रय मूल्य 572 रुपया है तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, लेकिन इसको देखिए क्वेश्चन देखिए और आंसर कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या हो, लास्ट में क्या पूछा है, तो 3 रुपये वाले मूल्य के सिक्कों की संख्या निकालिए। मतलब 3 रुपये वाला सिक्के की संख्या निकालना है। 3 रुपये वाला सिक्का का अनुपात कितना है, वो 12 के अनुपात है। मतलब कि कोई भी जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल जरूर होगा। अब 12 का मल्टीपल देख लीजिए, 12 का मल्टीपल ए है, 12 का मल्टीपल ए नहीं है, 12 का मल्टीपल ई नहीं है, 12 का मल्टीपल ए है। मतलब ऑप्शन आंसर नंबर ए आपका बिना सॉल्व किए आंसर आ गया। लेकिन अब बताइए, अब इसको सॉल्व करके बताते हैं कि सॉल्व करके कैसे होगा। देखिए एक थैले में 12:13:11 के अनुपात में सिक्के हैं, और 12 के अनुपात में कितने 3 रुपये वाला सिक्के हैं। ये अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका सिक्के, और यहाँ पे 4 रुपये के सिक्के दिए हैं और ये 5 रुपये के सिक्के। और देखिए यहाँ पे कुल मूल्य दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है 575। यहाँ से आप मूल्य निकालिए। देखिए आपसे पूछते हैं, अब आपके पास 3 रुपये का एगो सिक्का है और ऐसे से आपको 12 सिक्का है, तो आपके कितने रुपये हो जाएंगे। 3 रुपये का मान लीजिए कि 3 रुपये के सिक्के हैं, आपके पास 12 सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे। तो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो मतलब 36 रुपये आपका पास है। उसके बाद 4 रुपये के सिक्के हैं, 13 गो सिक्के हैं, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 5 रुपये के सिक्के 11 गो है, तो मतलब कि आपके पास 55 सिक्के हो जाएंगे। टोटल को जोड़िए कितना हो जाएगा, मूल्य कितना हो जाएगा 6 5 11 11 5 16 7 3 10 5 15 1 16 166 हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 572। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कितना 3 रुपये वाले सिक्का, 3 रुपये वाले सिक्के कितने हैं 12 के अनुपात में है, 12 और 4 मतलब कि 48 आपके टोटल सिक्के हैं 3 रुपये वाले। समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, और एवरेज का क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 109 नोटबुक है जिसका वजन 10.9 kg है। मतलब 109 बुक है, उसका एवरेज है 10.9। जब एक नया नोटबुक बॉक्स में जोड़ा जाता है तो औसत 11 किलोग्राम हो जाता है। मतलब अगर एक बुक उसमें ऐड करेंगे तो औसत 11 किलो, मतलब देखिए पहले औसत 10.9 था, अब 11 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, इसमें बढ़ गया 0.1 kg का इंक्रीमेंट दिखा जा रहा है। मतलब कि 0.1 kg बढ़ गया। ये 0.1 kg क्यों बढ़ा, जब एक बुक आया तब ना बढ़ा। मतलब कि एक बुक आने से वो 109 और 110 बुक का औसत वजन 0.1 kg बढ़ा दिया। मतलब कि टोटल कितना बढ़ा, टोटल आपका वजन कितना बढ़ा 0.1 kg बढ़ा। और कितना बुक का बढ़ा 109 बुक तो पहले से था, एक बुक आया, मतलब कि 110 बुक का टोटल बन मतलब कि टोटल 11 kg वेट बढ़ गया। तो पूछा नए नोटबुक का वजन क्या देता, वजन कितना हो जाएगा, पहले वजन कितना था 10.9 था, और टोटल कितना 11 किलो बढ़ गया, मतलब कि 21.9 kg इसका न्यू वजन हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आपको समझ नहीं आया उसके लिए कैलकुलेशन बहुत करना होगा आपको। देखिए पहले आप सम निकाल लीजिए पूरा। आप क्या कीजिए 109 में 10.9 से मल्टीप्लाई कीजिए जो आएगा, तो उसके बाद 11 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो जो टोटल आएगा उसमें 11 किलो बढ़ा दीजिएगा, यहाँ 110 कीजिएगा और यहाँ पे x लिखिएगा और जो 11 कीजिएगा उससे डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 21.9 kg। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। मतलब कि देखिए 10.9 था, अगर 10.9 का यहाँ था तो मतलब कि कोई नहीं वजन बढ़ता, उसका भी वजन 10.9 kg होता। लेकिन वो 0.1 kg टोटल एवरेज, मतलब 110 बुक का वो वजन बढ़ा दिया है। मतलब कि वो टोटल 11 kg वजन बढ़ा दिया, तो उसका वजन कितना होगा 10.9 प्लस 11 21.9 kg का वो बुक होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका मतलब होता है मोड, मीन मीडियन मोड होता है। माध्यिका, माध्यिका होता है मीडियन होता है, तो हिंदी समझ में नहीं आता है। मीडियन, देखिए मीडियन के लिए क्या कीजिए, आप पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाइए। मतलब कि पहले आप सबसे इसमें छोटा लिखिए। देखिए इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 11 दिख रहा है। उसके बाद 12 है। उसके बाद 13, देखिए 13 कितना है? 1 2, 13 दो गो है। देखिए यहाँ पे 10 है, 10 छूट गया है, मतलब कि 10 पहले भी होगा। उसके बाद देखिए 13 के बाद 2 15 है। 15 के बाद आपका 16 है, फिर 18 है। 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 27 है। अब देखिए इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। इसमें केस बनता है इफ n इक्वल टू ऑड, मतलब कि एक गिनने पर ऑड आया, मतलब 11 एक ऑड है, तो उसका मीडियन होगा n प्लस 1/2 टर्म। मतलब कि यहाँ पे होगा 11 है, तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 11 1 12/2, मतलब कि 6 टर्म का मीडियन हो जाएगा। 6 टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपका 15 आपका मीडियन है। इफ n इक्वल टू इवन, अगर n इवन आ जाता मतलब कि आपका 10 टर्म में होता है या 12 टर्म में होता है, उसके लिए क्या करते हैं, आप n/2 टर्म निकालते हैं और n/2 प्लस 1 टर्म निकालते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से गिन लेते, वही आपका आंसर हो जाता। चलिए इसको क्वेश्चन को देखिए, 156 डिवाइड बाई 47 प्लस 105 डिवाइड बाई 25 माइनस 120 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 पर 12। देखिए पहले बार जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, तो 6 और 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको डिवाइड सॉल्व होगा, 120 में 30 कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, और 25 में से 4 घटेगा तो 21। फिर देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। 156 डिवाइड बाई 47 प्लस 105 भाग 21, 21 में 105 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, तो 156 डिवाइड बाई 47 प्लस 5, 47 5 कितना होता है? 52 होता है। 156 डिवाइड बाई 52, आपका आंसर आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, विराट 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है, जबकि अनुष्का 15 दिनों में वही काम को पूरा कर सकती है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो विराट और अनुष्का काम पूरा कितना समय लगेगा? देखिए कहने का यहाँ पे है कि 20 दिन जो विराट काम करता है, 20 दिन का विराट का काम, वो 15 दिन के अनुष्का भाभी के काम के बराबर है। यहाँ से विराट भाई अनुष्का निकालिएगा कितना होगा? 15/20, मतलब कि 3 से घटे 5 से घटिए, 5 ये 15, 5 जगह 20, मतलब विराट का जो इफिशियंसी है 3 है और अनुष्का का इफिशियंसी 4 है, मतलब कि यहाँ दबदबा अनुष्का का है। ठीक है, तो चलिए तो आगे क्या बोला, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो देखिए, तो विराट का किसी का इफिशियंसी ले लीजिए और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एक दिन में विराट 3 काम करता है और उसको टोटल लग जाते हैं, टोटल 20 दिन लगते हैं, तो मतलब टोटल काम क्या कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3, मतलब टोटल काम आपका 60 है, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है? दोनों एक साथ बोला है, दोनों एक साथ क्या करते हैं? दोनों का एफिशिएंसी 4 और 3 7, मतलब कि टोटल काम करने में 60 होता 7 दिन लग जाएंगे उनको दोनों को काम करने। देखिए इसको देखिए, अलजेब्रा क्वेश्चन x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालना है x प्लस 4/1/x+4। देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर प्लस 2। जैसे डी के जगह पर आप 3 का स्क्वायर प्लस 2 रखिएगा, 9 और 2 11। अब इसके बाद x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालिए, तो होगा आपका डी स्क्वायर माइनस 2।
11 का स्क्वायर -2 मतलब कि 121 - 2 आपका 119। आंसर तो आ गया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया। इसके लिए आपको 2-3 फॉर्मूला याद रखिएगा एकदम। इफ x + 1/x = d है, देन x² + 1/x² होता है d² - 2, x³ + 1/x³ होता है dq - 3d। और दूसरा याद रखिएगा, इफ x - 1/x = d, देन x² + 1/x² होता है d² + 2, और x³ + 1/x³ होता है dq + 3d। देखिए x - 1/x = 3 दिया हुआ है तो x² + x² निकालें d² + 2 से, और यहाँ पे x² + 1/x² को x + 1/x की तरह ट्रीट करेंगे तो ये दिया हुआ है d, दिया मतलब एलिमेंट d दिया हुआ है, तो यहाँ से उसका इसका दुगुना पावर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब x का दुगुना पावर तो x², यहाँ से d² - 2 निकाल देंगे। देखिए ये आपको अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप नहीं समझ में आएगा। ऐसे आप क्या कीजिएगा, अब चैनल के डिस्क्रिप्शन में राकेश यादव बुक का सोल्यूशन दिया, उसमें 5 वीडियो बना हुआ है अलजेब्रा का, ऐसा ही क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा समझाया हुआ। आप उसको जाकर एक बार जाके 5 वीडियो देख लीजिए, तब कहीं नहीं समझ में आएगा अलजेब्रा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आया। इतना अच्छा से अलजेब्रा बताएगा, आप एक बार जाकर चेक कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच अंतर कितना होगा। देखिए आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 5% वार्षिक है 2 वर्ष के लिए हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5 × 2 मतलब कि 10% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5% डिवाइडेड बाई 5 × 5 × 100, तो 5 × 5 = 10 + 25/100 मतलब कि 10.25%। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मिला 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 10.2%, मतलब कि डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस है आपका 0.25%। यही ना एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, तो आप 4,000 का 0.25% निकाल लीजिए। ऐसे कीजिएगा तो इसको 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 25 × 4 = 100, 4 से 40 कटेगा, मतलब कि 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ये आपका डिफरेंस होगा। 2 का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 10% का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20% होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21%। सब कुछ है जो याद रखिएगा, आपको काम देगा, नहीं तो आप इस फॉर्मूला पर भी निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा। चलिए इसको देखिए, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उस काम को करने में बी कितना दिन लगेगा। देखिए एक किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, देखिए पहले तो इफिशिएंसी निकालिए ए और बी का। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, बी 60% मतलब कि ए अगर 100 है तो बी 160 है। ऐसे रेशियो ले लीजिए, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 5 8 का रेशियो है। एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, ए का एफिशिएंसी 5 है और टाइम लग रहा है 12 दिन, तो टोटल वर्क कितना है 12 × 5 मतलब कि 60 आपका टोटल वर्क है। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगता है, बी का टाइम लगेगा आपका, टोटल काम है 60 और बी क्या कर रहा है एक दिन में 8 काम का, मतलब कि 15/2 आपका दिन लगेगा आपको बी को पूरा करने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, मतलब कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसे + 49, 50 तक मतलब कि 49 तक ही जाना, 50 से आगे नहीं जाना है। इसका औसत निकालने के लिए आप तक एक है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, 1 + 49 को डिवाइड बाई 50/2 मतलब 25। और एक तरीका आपका ये है 50 तक विषम संख्या, 50 तक में कितने विषम संख्या है, 25 विषम संख्या है, जितना विषम संख्या होगा उतना ही औसत होगा। एक याद रखिएगा, जितना विषम संख्या होगा उतना 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितना विषम संख्या है, 50 विषम संख्या है, तो आपका 50 आपका इसका औसत हो जाएगा। चलिए इसको देखें, किस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5 वर्ष में
प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 1990 में इतना थी तो 1980 में कितना। देखिए 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, मतलब कि हर 5 वर्ष में 10%। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, मतलब कि 10 से 11 हो जाता है। इधर मान लीजिए 1980 है, 1990 है। देखिए 1980 से 1985 में 10% वृद्धि होगी। 5 वर्ष में 10% थोड़ी है, तो 1980 से 1985 में 10% वृद्धि होगी, मतलब कि 10 से 11 हो गया। अब फिर देखिए, फिर 1985 से 1990 में फिर 10% की वृद्धि होगी, मतलब कि 10 से 11 होगा। मतलब कि आपका अगर 1980 में अगर किसी शहर की जनसंख्या 100 होगी तो 1990 में आपका 121 जनसंख्या होगी। यहाँ से आपको समझ में आ गया। 1980 में अगर किसी शहर की जनसंख्या 100 होगी तो 1990 में 121 होगी, मतलब कि हर 5 वर्ष में 10%, मतलब कि 1980 में आपका 10 होगा तो 1985 में आपका 11 होगा। यहाँ पे आप 1985 लिख लीजिए। और फिर 1985 में अगर आपका 10 है तो 1990 में आपका 11 होगा। तो देखिए आपका 1990 का दिया हुआ है इतना, इसका मतलब कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 1341310। ये कितने गुना है आपका 121 से डिवाइड किया जाता है, 121 से कम 121 और फिर 1331, तो 121 इतना गुना है, इसे इतना आपका 1110 गुना हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा 11 पर 3 गुना, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए समझ में आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन कंसेप्चुअल था। 1990 में हर 5 वर्ष में 10% हो रही है, मतलब कि 1980 से 85 में 10 से 11 होगा, 1985 से 90 में 10 से 11 होगा, मतलब कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। 4 वर्ष पूर्व एक परिवार में एक पिता, एक माता और एक बेटा सम्मिलित है। उसकी औसत आयु 28 वर्ष है, मतलब कि फादर प्लस मदर प्लस सन डिवाइड बाई 3 इक्वल टू दिया हुआ 28। ऐसे फादर प्लस मदर प्लस सन कितना हो जाएगा 28 गुना 3, 8 3 24, 2 3 6 2 8 84। ये 4 साल पूर्व है। अभी प्रेजेंट में कितना एज हो जाएगा इसका 84 साल है। और 4 साल पिता का भी कम है, मदर का भी कम है, सन का भी कम है, मतलब 4 4 4, मतलब कि 12 साल इसमें ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 96 ईयर्स हो जाएगा टोटल। और देखिए अब परिवार में एक बेटी भी सम्मिलित हो गई है। उस समय परिवार का औसत आयु 49/2 है, मतलब कि फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस डॉटर डिवाइड बाई 4। इसका दिया हुआ है 49/2। यहाँ से आप देखिए 2 से काटिएगा 2, यहाँ से फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस डॉटर का एज कितना हो जाएगा 49 दूना 98 प्लस, और यहाँ पे तीनों का एज दिया हुआ है आपका 96। ऐसे डॉटर का एज कितना हो जाएगा 98 माइनस 90, मतलब कि 2 साल आपका डॉटर का एज हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। और देखिए इस क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ठोस गोले के 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग दिए गए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का योग में से कौन सा होगा। देखिए एक 3D है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr²। और देखिए और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो बोल रहा है यदि किसी ठोस गोले, मतलब इस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया, 2 बराबर भागों में काट दिया था, ऐसा ऐसा 2 गो बनेगा, मतलब कि 3πr² का 2 गो बनेगा। दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। दिए गए गोले का पृष्ठफल कितना होगा, देखिए इसका कितना होगा, इसका टोटल होगा 4πr² और इसका 2 गो होगा तो इसका 3πr² प्लस 3πr², मतलब का टोटल हो जाएगा 6πr²। तो ये हो जाएगा आपका 6πr²। ये आपका पूछ जाएगा कितना गुना है, मतलब πr² से πr² कटेगा तो 6/4 कितना होता है 1.5 होता है, मतलब कि आपका 1.5 गुना आपका आंसर सही है। देखिए
इस क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई को 50% घटा दी जाए, 50% का वैल्यू कितना होता है? 50% का वैल्यू होता है 1/2 और 80% का वैल्यू होता है 4/5। यदि किसी आयत की लंबाई को 50% घटा दिया जाए, मतलब कि आयत की लंबाई अगर 2 है उसे 1 कर दी जाए, और चौड़ाई को 80% बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई मतलब कि अगर 4 है, चौड़ाई अगर 5 है तो उसको बढ़ा देना है, तो मतलब कोई 5 9 कर दिया है। तो देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले एरिया 10 था, अब एरिया 9 है, मतलब कि एरिया में परिवर्तन आएगा। पहले 10 था, अब 9 है, परिवर्तन कितना है? 1 का आया 10 पर कितना 100%, मतलब कि आपका 10% एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? पहले अगर लेंथ अगर 2 था तो उसको बाद में 1 कर दिए, पहले अगर ब्रेथ 5 था तो उसको बढ़ाकर 9 कर दिए, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और कहना। देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका SW है, इसको आप कमेंट कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ऐसा क्वेश्चन आपसे कितना क्वेश्चन बना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे से भी समझाए हैं। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और आप राकेश यादव बुक का सॉल्यूशन जरूर देखिए, अलजेब्रा के लिए, टाइम एंड वर्क के लिए आप जाकर चेकआउट कर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में जो SSC GD का एग्जाम है। और मिलते हैं फिर SSC GD के पार्ट 5 में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।